HOPPING, होपिंग फ्लाइट्स होती हैं ये। जब जैसे कि मान लीजिए दिल्ली से कैलगरी जा रही है फ्लाइट, तो वो लंदन रुकेगी, टेक्निकली हॉल्ट है। होपिंग फ्लाइट्स भी इसको बोल देते हैं, या फिर इसको बोल देते हैं टेक्निकल होल्ट। टेक्निकल होल्ट अगर आपको कोई कह रहा है इस इंडस्ट्री में कि ये फ्लाइट दिल्ली से कैलगरी डायरेक्ट है बट एक टेक्निकली हॉल्ट है लंदन में, या कोई भी ऐसी जर्नी है जैसे कि फ्लाइट लेट से एमिरेट्स की फ्लाइट है, वो अगर ऑकलैंड जा रही है तो उसका मेलबर्न या सिडनी में टेक्निकल हॉल्ट आता है, राइट। तो जी उसमें टेक्निकल होल्ड का मतलब क्या आप समझेंगे कि वहां पे उसको गेट डाउन नहीं होना उस फ्लाइट से, लेकिन वो फ्लाइट जो है वहां पे उसका ग्राउंड टाइम 1 आवर हो सकता है, 1.5 आवर्स होता है, मैक्सिमम 1.5 घंटा होता है टेक्निकल होल्ड में। ग्राउंड टाइम किसको बोलते हैं कि जितनी देर फ्लाइट वहां पे उस एयरपोर्ट पे स्टे करेगी। जी। मैं कोशिश करती हूँ कि एक एमिरेट्स की यहाँ पे अवेलेबिलिटी लेने की, अगर यहाँ पे अभी आ जाए तो ये तो पहले। जब भी आपने कोई भी फ्लाइट आपने ऐसे रूट्स के लिए चेक करनी है, तो हमेशा उसको क्या है, आप पहले उसको सीट को पिक कर लेंगे, और पिक करने के बाद उसको #ITN उसको चेक करके उसकी पूरी आइटनरी को गो थ्रू करेंगे, जैसे कि मैंने कल बताया था, तो कल वाला ही रिपीट करवा रही हूँ मैं। जी मैम। तो यहाँ पे जो फ्लाइट है आपकी, ये एक एक आप इसको लाइन टू लाइन इसको गो थ्रू करेंगे, रीड आउट करेंगे कि एमिरेट्स है, दिल्ली से दुबई डायरेक्ट है। अब दुबई से ऑकलैंड जो है वो भी डायरेक्ट है, तो इट मीन्स आप ये वाला एमिरेट्स का ये वाला फ्लाइट कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। कई बार कॉम्बिनेशन फ्लाइट नंबर आपको, ऐसा नहीं कि अगर एमिरेट्स की ये वाली फ्लाइट आपकी दुबई से ऑकलैंड बिल्कुल डायरेक्ट है, कहीं पे भी कोई टेक्निकली हॉल्ट भी नहीं है। टेक्निकली हॉल्ट का मतलब कि जैसे फ्लाइट वहां पे किसी और एयरपोर्ट पे जाए और बस वहां से आपके क्लाइंट को फ्लाइट ना चेंज करनी पड़े, और फिर आगे थोड़ा टाइम रुक कर, ग्राउंड टाइम उसमें कितना होता है वेटिंग, वो 45 मिनट से 1.5 आवर तक मैक्सिमम जाता है। तो इसमें ये बिल्कुल ही डायरेक्ट है, राइट। तो इस तरह से आप इसको ये स्टेप बाय स्टेप, लाइन टू लाइन इसकी रीड आउट करके फिर इस ऑप्शन को हम ऑकलैंड के लिए दे सकते हैं। कल मैंने आपको एग्जाम्पल करवाया था रॉयल जोर्डन पे अमाम से टोरंटो के लिए। जी मैम। उसी को रिपीट करवा रही हूँ। अब ये देखिए, अमाम से टोरंटो, पहले मैं अगस्त देख रही थी, अगस्त के लिए ऑप्शन सारा सोल्ड आउट हो चुका है। तो और ये ऑप्शन जो है आप ये देखिए, आपको पहले और दूसरे ऑप्शन में डिफरेंस क्या नजर आ रहा है कि अमाम के आगे 1 लिखा है और फिर YYZ है। और जो अगर आप नेक्स्ट ऑप्शंस देखते हैं तो सीधा अमाम और YUL मतलब मॉन्ट्रियल होता है। तो ये ऑप्शन है। तो अगर मैं जी इस ऑप्शन को डिटेल से देखना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे अमाम और यहाँ पे YYZ,
सिंपल, मुझे कुछ नहीं पता लगा कि यहाँ पे वन का क्या मतलब है, राइट। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे वन पे क्लिक किया, जैसे ही मैंने वन पे क्लिक किया, तो मुझे दिखा रहा है कि अमाम से YUL मॉन्ट्रियल है और फिर मॉन्ट्रियल से टोरंटो है। तो इनकी दिखा रहा है कि 11 आवर्स 20 मिनट्स लेगा अमाम से मॉन्ट्रियल पहुंचने में, और फिर मॉन्ट्रियल से टोरंटो जाने में 1 आवर 25 मिनट्स लाएंगे। लेकिन इससे आपको ग्राउंड टाइम नहीं पता लगता कि मॉन्ट्रियल में इसका स्टे कितना है, राइट। और फ्लाइट नंबर देखो, टिल टोरंटो पूरा RJ271 ही है फ्लाइट नंबर। अब जैसे आप फ्लाइट नंबर पे क्लिक कर देते हो, ये देखो, जैसे ही फ्लाइट नंबर पे आप क्लिक कर देते हो, आपको ग्राउंड टाइम आ जाता है 1 आवर का। इसका मतलब है कि आपकी जो फ्लाइट है वो मॉन्ट्रियल में 1 आवर के लिए रुकेगी। लेकिन इस फ्लाइट को अगर आप सोचो कि अमाम से मॉन्ट्रियल वाले पैसेंजर तक दे दूं मैं, ऐसे नहीं हो सकता। टेक्निकली होल्ड का मतलब होता है कि आपका फ्लाइट, आपका जो पैसेंजर है, उसकी जो जर्नी है वो अमाम से टोरंटो तक ही उसके लिए वैलिड होगी। वो मॉन्ट्रियल में उतरने के लिए, एग्जिट लेने के लिए एयरपोर्ट से वो अलाउ नहीं होगा। इवन दो उसको फ्लाइट से गेट डाउन भी नहीं होने दिया जाएगा। ही कांट टेक गेट ऑफ फ्रॉम दैट फ्लाइट, राइट। लेकिन मॉन्ट्रियल से न्यू पैसेंजर्स की बोर्डिंग, न्यू बोर्डिंग हो सकती है, राइट। जी मैम। तो इसको आपने और भी डिटेल में देखना हो तो जब आपके पास ऐसे वेटिंग में सीट आ रही होती है जो ऑरेंज कलर्स में होती है, वो सीट वेटिंग्स में चल रही होती हैं, तो उसमें आपको सीट पिक नहीं होती है, लेकिन आप डमी मोड पे सीट पिक कर सकते हो। डमी मोड पे आपको वीजा आइटनरी के लिए भी आपको काम आती है। तो हम वही आज मतलब इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे और डमी मोड में टिकट्स बनाना भी सीखेंगे। डमी मोड की टिकट कभी भी आपकी सेल आउट नहीं हो सकती है, आप उस टिकट को सेल आउट करने के ऑथराइज नहीं हो, करनी भी नहीं है कभी, राइट। और लेकिन वीजा फाइलिंग के लिए आप उसको कर सकते हो। अब उसको कैसे सेल आउट करना है वो भी सीखेंगे कि आपने अपने आप को सेफ कैसे करना है वाइल सेलिंग आउट दीज आइटनरी टिकट्स, इनको बोलते हैं। इनका एक्चुअल में इनका एक प्रोफेशनल वर्ड है, फॉर्मल वर्ड है, टिकट आइटनरी। इन प्लेस ऑफ डमी टिकट्स आप इसको टिकट आइटनरी बोल सकते हैं। तो जब आपने सीट पिक करनी है, नीड 1 से करनी है, तो लेट से आप इसमें से कोई भी पिक कर सकते हो। और डमी मोड को आइटा की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? AK मोड बोलते हैं, AK। ये AK मोड जो होता है, एयरलाइन के एंड से सीट नहीं उठाता है, गलीलियो के प्लेटफॉर्म से सीट पिक करता है। एक हम टॉपिक कर चुके हैं कि जब हमने आपको चेक करवाया कि जब कोई बुकिंग HS मोड पे बनती है तो वो एयरलाइन के सिस्टम से ऑटोमेटिकली लिंक्ड हो जाती है। वो आप सभी कर भी चुके हैं विस्तारा की साइट से चेक, जी मैम। एयरलाइन की वेबसाइट से। लेकिन जो डमी मोड होता है उसको बोलते हैं आइटा की लैंग्वेज में AK मोड। इसीलिए हमने यहाँ पे AK ऐड किया है। जब आपको किसी फ्लाइट की आइटनरी जाननी हो लेकिन जब उसमें सीट अवेलेबल ना हो, क्योंकि अगर उसमें सीट अवेलेबल नहीं है, आप सिंपल इसको नीड 1 NC1 कर रहे हो या नीड 1, लेट से आप इसको इंडिया क्लास में से पिक करना है, आप India 1 कर रहे हो। 1 इसलिए किया क्योंकि इंडिया जो है ये लाइन नंबर 1 का पार्ट है। तो अगर आप इसकी सीट पिक करते हो तो वो NN हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये इसमें सीट अवेलेबल नहीं है, कहीं पे भी देखो आप सीट अवेलेबल नहीं है। लेकिन आप कहते हो कि मुझे अवेलेबिलिटी तो आपको चलो अभी नहीं आ रही है, लेकिन आपको सारा स्केड्यूल, आपको डिटेल आइटनरी चाहिए। अब टू गेट टू नो द डिटेल आइटनरी आपको बस सीट पिक हो जानी चाहिए। तो उसमें हम AK का हेल्प लेते हैं, नीड 1 I1, AK हमने साथ में बस ऐड कर दिया, इससे हमारी सीट पिक हो जाती है। और फिर हम जब #ITIN करते हैं तो हमारे पास इसकी पूरी डिटेल आइटनरी ओपन हो जाती है। अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टॉप है, कहाँ पे है? मॉन्ट्रियल में है एक। तो ये आपका, आप किसी क्लाइंट को आपने शेयर करनी है आइटनरी बिफोर इशूइंग द टिकट,
तब भी आप इसको यहाँ से सेव करके, प्रिंट पे जाकर सेव करके आप इसको अटैचमेंट बना के भेज सकते हैं। अब एके मोड जो होता है ये नॉन एग्जिस्टिंग मोड होता है। आपको आइटनरी आप इसको ये कंप्लीटली पढ़ सकते हैं, पूरा डिटेल में है। डिपार्चर 250 पे है, 9:35 का अराइवल है। कहाँ पे है अराइवल? मॉन्ट्रियल में है। और फिर 12:45 जो है इसकी ड्यूरेशन है, और इसकी जो बुकिंग क्लास है वो आई है, राइट। तो इस तरह से आप इसको, ऑपरेटेड बाय रॉयल जॉर्डन है, अमान टोरंटो, कंफर्म स्टेटस। अब ये क्या है? नॉन एग्जिस्टिंग मोड है, डमी मोड है ये। जब भी आप इस पे एक एक पे आप माउस लेके जाएंगे तो क्या लिखा आएगा आपको? कंफर्म्ड आउटसाइड गैलीलियो सिस्टम, नो मैसेज सेंट व्हेन कैंसल्ड। कि जब आप इन बुकिंग्स को कैंसिल करते हैं तो एयरलाइन का कोई भी आपका मैल प्रैक्टिस का मैसेज नहीं जाएगा। मैल प्रैक्टिस क्या होती है? रॉन्ग प्रैक्टिस। रॉन्ग प्रैक्टिस का मतलब है कि आपने पिनर्स बना बना के रख लिए और आपने फिर उसको एंड में कैंसिल कर दिए, इशू नहीं किए, एंड नंबर ऑफ पिनर्स बना लिया आपने, राइट। तो नंबर ऑफ पिनर्स ऑब्वियस है, एक जब ट्रैवल कंपनी अपने काम में आती है उसको बनाने पड़ते हैं, अगर वो साथ में वीजा फाइलिंग का भी काम कर रहे हैं तो। स्पेशली वी टॉक अबाउट कौन सा वीजा? टूरिस्ट वीजा और विजिटर वीजा। स्टडी वीजा में टिकट आइटनरी चाहिए नहीं होती है। वर्क वीजा में कई बार कंफर्म लगानी पड़ती है, और पीआर वगैरह केसेस में होती नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड होती है। तो जब कोई ट्रैवल कंपनी ज्यादा विजिटर वीजा करती है, टूरिस्ट वीजा करती है, तो उसको इस तरह की आइटनरीज की नीड पड़ती है। बट ये इसीलिए ट्रैवल कंपनीज को एके मोड के राइट्स मिलते हैं, ताकि वो एयरलाइन की एक्चुअल सीट्स खराब ना करें। कंसेप्ट समझ में आ रहा है आपको? जी मैम। तो इसीलिए एके मोड यूज किया जाता है, और आप इसको आराम से यूज कर सकते हो, और इसको एन नंबर ऑफ टाइम्स के लिए आपको आइटनरीज बनती हैं। अब इसमें ये, अब इसका आगे मेन आता है कि हाउ यू हैव टू सेल इट आउट। क्योंकि इसमें तो जब आप इसकी हैश आइटनरी करते हो, देखो पिनर बनाना है, पहले आपने इसको पिनर बनाना है। पिनर वही सेम प्रोसीजर है कि एन डॉट शर्मा, वही आप नेम मेंशन करेंगे, स्लैश अनुपमा, और स्पेस मिस आपने कर देना है। ये टाइटल ऑप्शनल होता है, आप चाहे स्पेस टाइटल करें या आप वैसे ही इसको बिना टाइटल के आप इसको एंटर करते हैं। और फिर उसके बाद आपने वही सीएम स्लैश करना होता है जो लिखवाया हुआ है आपको, और T.T करना होता है, और फिर आपने इसको सेव कर देना होता है R.P से और ER से और फिर IR से। अब बीइंग अ ट्रैवल कंसल्टेंट, बीइंग अ GDS यूजर ऑफ दिस गैलीलियो, GDS मतलब ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, हम एयरलाइन के इस, जो एयरलाइन हमें सिस्टम प्रोवाइड करती है उसको हम GDS भी बोलते हैं। जब आप ट्रैवल इंडस्ट्री में आते हो, आपको किसी किसी कंपनी से टाई अप करना है, कुछ भी करना है, तो पूछते भी हैं आपसे कि आप कौन से GDS यूजर हो, तो आप कह सकते हो आई एम अ गैलीलियो GDS यूजर। तो अब जब यहाँ पे आप इसकी आइटनरी बनाते हो, जब आपने इसकी आइटनरी बनाते हो तो ये ध्यान रखना कि जब आपने वीजा के लिए आइटनरी बनाई तो आपको ये पीरियड बहुत जल्दी बनाना पड़ता है, क्योंकि अगर यहाँ पे ये एनओ हो जाता है, एनओ, तो ये आइटनरी जब आप इसको यहाँ पे ये कमांड आप हैश आइटनरी करते हो, तो ये जो आपका सेगमेंट है यहाँ पे अनकन्फर्म्ड जो दिखता है, ये अनकन्फर्म्ड, ये अनकन्फर्म्ड नहीं दिखना चाहिए, कंफर्म दिखना चाहिए, क्योंकि वीजा के लिए आपने आइटनरी अपलोड करनी है। तो कई बार हम ये, जब हमने सीट हम पिक करते हैं तो पिनर बनाने में हम कई बार लेट हो जाते हैं। लेट मतलब कि जैसे कि मैं अभी डिस्कस कर रही थी, तो ये उतने में एके क्या हो गया, हमने सीट उठाई थी एके मोड पे, बट वो एके मोड जो है वो एनओ में कन्वर्ट हो गया। अगर एके मोड जो है, आप कोशिश करो कि आप तुरंत विद इन अ सेकंड स्पिनर बना लो, ताकि वो एके मोड में रहते हुए आप उसकी आइटनरी का प्रिंट ले पाओ, क्योंकि ये एके मोड बहुत जल्दी एनओ मोड पे कन्वर्ट होना ही होना होता है, क्योंकि ये नॉन एग्जिस्टिंग मोड होता है। तो ये एनओ, जैसे कि हम जब सीट पिक करते हैं, एचएस मोड पे पिक करते हैं, तो वो लेटर ऑन जब पिनर बना लेते हैं तो एच के मोड पे कन्वर्ट हो जाता है। ये तो खैर कंफर्म मोड हो गया, बट एके मोड जो है एनओ मोड में आए उससे पहले आप इसका
प्रिंट ले लीजिए इस कमांड से, तब आपको वहां पे कंफर्म लिखा हुआ आएगा। मैं भी आपको करके भी क्विक दिखा देती हूँ। और अब मेन बात आती है इसको, हाउ यू हैव टू सेल इट आउट। सेल इट आउट मतलब अगर आप खुद पर्सनल यूज के लिए ये आइटनरीज वीजा के लिए कर रहे हैं तो इट्स ओके, आपको कोई भी डिक्लेरेशन, सेल्फ डिक्लेरेशन नहीं लेनी इसमें, राइट? या आपको गलीलियो कोई सेल्फ डिक्लेरेशन नहीं देनी कि व्हाई यू आर, व्हाई यू क्रिएटेड दिस पीएनआर एंड व्हाई एंड व्हाट इज द, इन व्हाट टर्म्स यू आर गोइंग टू यूज दिस आइटनरी। ओके, लेकिन जब आप किसी थर्ड पर्सन को, नेक्स्ट पर्सन को, या अपने ट्रैवल पार्टनर को, कोई चैनल पार्टनर को, यू आर गोइंग टू सेल इट आउट दिस आइटनरी, इसको आइटनरी बोलते हैं। यूजुअली इसको ट्रैवल इंडस्ट्री की मार्केट में डमी बोला जाता है कि डमी टिकट्स। हम लोग इसको डमी टिकट्स बोलते हुए हेट करते हैं, आइटा भी हेट करता है इसको। वो बोलता है क्योंकि आप एम्बेसी की साइट पे देखेंगे वहां पे कभी भी डमी वर्ड यूज नहीं होता, वो या तो मेंशन करें कंफर्म टिकट या वहां मेंशन होता है टिकट आइटनरी। तो टिकट आइटनरी कहीं ना कहीं डमी ही होती है, राइट? और वो किन किन केसेस में, वीजा केसेस में लगती है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ऐसा नहीं कि हर एक जगह पे आप डमी टिकट मतलब टिकट आइटनरी लगा सकते हैं। वो केस की असेसमेंट करनी पड़ती है और प्रोफाइल के असेसमेंट करने पे आपको पता लगता है कि आपको यहाँ पे टिकट आइटनरी से आपका वीजा आ सकता है, या आपको केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको कंफर्म्ड इशू टिकट लगानी पड़ती है। अगर कंफर्म्ड इशू टिकट लगानी पड़ती है तो वो हम सीट उठाएंगे जिस टिकट का फुल रिफंड आना अलाउ होता है, इफ इन केस वीजा गेट्स रिफ्यूज्ड। तो अभी इसका काफी सारा लॉन्ग, ये लेंथी टॉपिक है, डिटेल में करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, डोंट वरी। तो अभी मैं आपको एक ड्राफ्टिंग लिखवा रही हूं यहाँ पे, आप उस ड्राफ्टिंग को नोट कर लेंगे। वेन एवर यू हैव टू सेल इट आउट दिस टिकट आइटनरी टू एनी अदर पर्सन, नोट करेंगे। दिस इज एन आइटनरी ओनली फॉर तो इस तरह से मैंने आपको आइटनरी बनाना सिखाया। यहाँ तक क्लियर है सबको? जी मैम। जी मैम। रिपीटेशन चाहिए आपको? कर एक बार दो रिपीट मैम दोबारा। करवा देते हैं। इसको कैंसिल करना है कैसे? एक्स आई आर हाँ, डॉट टी ई आर आई टी आर आर आई आर। आई आर। वेरी गुड, सबको याद हो गया, गुड। जी हम क्या करेंगे, 15 अगस्त। अब जैसे विस्तारा है ना, विस्तारा एक के को लंबे टाइम तक रखती है। हमको ये ऐसी एयरलाइन करते हैं कि जो जल्दी से एनओ कर देती है, एक एक को बहुत जल्दी एनओ कर देती है। तो मैं आपको एयर इंडिया एग्जांपल देती हूँ। जैसे एयर इंडिया हमने करा दिल्ली लंदन डॉट डी कर दिया, तो उससे हमें एयर इंडिया यहाँ पे आ गई, AI161। अब मैं आपको इसको डिले करके भी दिखाऊंगी और फास्ट करके भी दिखाऊंगी। डिले किया तो एक एक कितनी जल्दी एन हो जाता है एयर इंडिया में। नीड 1 क्यूबेक 4 एक कर दिया मैंने, डमी मतलब नॉन एग्जिस्टिंग मोड पे उठाया। क्यूबेक 4 इसलिए किया क्योंकि ये क्यूबेक जो है एयर इंडिया का लाइन नंबर 4 पे, और मुझे एयर इंडिया से उठाना है सीट। ये कर दिया मैंने। अब मैं स्लोली स्लोली करती हूँ। नेम एंटर किया, CM स्लैश किया, देखिए अभी एक पे गया, T.T किया, सेव कर दिया, ER कर दिया, IR कर दिया, NO हो गया। आपके सामने हो गया ना? जी मैम। यस और नो? यस मैम।
अब जब ये एनओ हो गया, इसको हम ITIN करेंगे। ये इशू टिकट्स नहीं है, ये नॉन एग्जिस्टिंग है, तो यहाँ पे अनकंफर्म्ड आ गया, ये वीजा के लिए नहीं चलेगी। कोई आपसे लेगा भी नहीं, वो बोलेगा यार इसमें अनकंफर्म्ड लिखा है, कंफर्म तो कर दो। तो इसको थोड़ा सा फास्ट प्रोसेस करके दिखाते हैं आप, ठीक है। फास्ट प्रोसेस के लिए क्या करेंगे, आप नेम CM/T.T* ये पहले ही करके रख लेंगे। ये आपने कमांड ले ली अवेलेबिलिटी एक्सेस की। अब मुझे एयर इंडिया से पिक करनी है क्यूबेक क्लास लाइन नंबर 4 से, तो मैं सीट बाद में पिक करूंगी, ठीक है। पहले मैं नेम एंटर कर देती हूँ, फिर मैं CM/ भी कर देती हूँ, फिर मैं T.T* भी कर देते हैं, ठीक है। अब मैंने सीट उठानी है, क्या है, Need 1 Quebec 4 AK, फटाफट से Need 1 Quebec 4 AK, एंटर। बस अब मुझे R.P करना है, फटाफट से ER करना है, IR कर देना है। ओहो, मैं लेट हो गई, NO हो गया। फिर से ट्राई कर लेते हैं। बहुत जल्दी एयर इंडिया NO करती है, इसीलिए कई बार हम वीजास के लिए जो आइटनरीज बनाते हैं वो इंडिया में बनाते भी नहीं है। तो उसके लिए आप विस्तारा की सर्विस यूज कर सकते हो, अगर बहुत जल्दी जल्दी ये हो रहा है तो। अब जैसे हमने यहाँ पे सीट पिक किया, R.P, ER, IR, अभी नहीं हुआ, #ITIN, एंटर। अब मुझे कंफर्म मिल जाएगा लिखा वहां पे, देखिए क्या लिखा हुआ मिल रहा है। कंफर्म। तो मैंने थोड़ा सा और फास्ट करने की कोशिश करी, ठीक है। क्लियर हुआ। जी मैम। अब क्वेश्चन आता है, अब मैं आगे की तरफ और मूव कर रही हूँ कि कब आप वीजा, जब वीजा का जब प्रोफाइल है क्लाइंट का, वो जब आप एसेस करते हो, असेसमेंट करते हो, उसकी प्रोफाइल को चेक करते हो, अगर, तो कहाँ कहाँ पे आपकी टिकट आइटनरीज वर्क कर सकती हैं, जहां पे अगर आपकी, इफ वी टॉक अबाउट द शैनगन कंट्रीज, शैनगन कंट्रीज आप जानते हैं, शैनगन कंट्रीज में 29 कंट्रीज हो चुकी हैं टोटल। शैनगन कंट्रीज में अगर क्लाइंट का ट्रैवल है, लेट्स से हम शैनगन कंट्रीज की बात करते हैं, या हम 5 मेजर कंट्रीज की बात करते हैं, 5 मेजर कंट्रीज की बात करें तो जैसे इसमें कनाडा आ जाता है, US आ जाता है, और आपका ऑस्ट्रेलिया है, UK है, न्यूजीलैंड है। तो ये 5 मेजर कंट्रीज हैं, कनाडा, UK, ऑस्ट्रेलिया, US और आपका न्यूजीलैंड, 5 हो गई, प्लस आपकी ये शैनगन स्टेट्स, शैनगन कंट्रीज, शैनगन कंट्रीज में 29 है। तो अगर आपको इन कंट्रीज का वीजा कर रहे हो, टिकट आइटनरी चाहिए इन 5 कंट्रीज में, तो ये जान लो कि आइटनरी ही जाती है हमेशा, कंफर्म टिकट जाती ही नहीं है अनलेस एम्बेसी मांग ले। कई बार US के वीजा में एम्बेसी कंफर्म टिकट मांगती देखी गई है, अदरवाइज US का जो B1 B2 वीजा है, जिसको हम विजिटर या टूरिस्ट या बिजनेस वीजा बोलते हैं, उसमें तो कभी भी नहीं, आइटनरी तक नहीं मांगते वो। ओके, न्यूजीलैंड में, हाँ न्यूजीलैंड में कंफर्म टिकट जरूर लगाई जाती है वीजा की पॉसिबिलिटीज को बढ़ाने के लिए। कब, अगर प्रोफाइल असेसमेंट आप कर रहे हो और उस प्रोफाइल में अगर उसकी ट्रैवल हिस्ट्री 0 है,
अगर आप ट्रैवल हिस्ट्री का कोई भी रीजन नहीं ले सकते कि उसकी ट्रैवल हिस्ट्री, मतलब वो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया गया हुआ है, यूरोप गया हुआ है, या जैसे फार ईस्ट एशिया की तरफ गया हुआ है, काफी घुमा हुआ है, फार ईस्ट एशिया में थाईलैंड भी घुमा हुआ है, सिंगापुर भी घुमा हुआ है, तो उसको लग रहा है कि इस बार मैं न्यूजीलैंड का ट्रिप बना लूं। अगर ट्रैवल हिस्ट्री की अच्छी साउंड है तो आपको न्यूजीलैंड की भी आप जस्ट आइटनरी से काम चला सकते हो, नहीं तो आप कंफर्म टिकट लगाओगे। हम अभी वो भी करेंगे, कंफर्म टिकट में रिफंड कैसे लिया जाता है, अगर वीजा फिर भी रिफ्यूज हो जाता है तो फुल रिफंड कैसे लिया जाता है। अब हम जब बात करते हैं शेंगन कंट्रीज में, शेंगन कंट्रीज में आप कोशिश करो कि कभी भी आप नॉर्वे का वीजा, ये कहीं कहीं कोई रूल नहीं है ये कि आप सोचो कहीं रूल है ये, बट ये एक्सपीरियंस के ऊपर मैं आपको जो मेरे पास जो मैंने ऑब्जर्वेशन की है उन चीजों को मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। इटली का वीजा, इटली एम्बेसी को मत अप्रोच करो कभी भी शेंगन कंट्रीज में। नॉर्वे, इटली हो गया, स्पेन को कोशिश करो ना अप्रोच करो जब अगर उसकी ट्रैवल हिस्ट्री कुछ भी नहीं है शेंगन कंट्रीज की। अगर यूरोपियन कंट्रीज का वीजा आप पहली बार उसके पासपोर्ट पे अप्लाई कर रहे हो तो नॉर्वे, इटली, स्पेन और आपका फ्रांस। और पोलैंड ऑल्सो आप मत करो, क्योंकि पोलैंड यूजली कोई घूमने नहीं जाता है, टूरिज्म पर्पज से कहीं भी जस्टिफाई नहीं होता पोलैंड। सिर्फ वहां पे लोग वर्क वीजा के पॉइंट ऑफ व्यू से जाती हैं, जिनकी कोई बिजनेस मीटिंग्स होती हैं। तो टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंट्रीज तो बिल्कुल भी मत करना। और अगर पासपोर्ट पे वेल ट्रेवल्ड है, एक बेल्जियम भी नोट कर लो, ये भी बहुत टाइम लगाता है देने में। इनको तो आप तब करो जब क्लाइंट की ट्रैवल हिस्ट्री बहुत अच्छी है, या कोई बिजनेस मीट पे उसको कोई इनविटेशन मिल रहा है, या फैमिली विजिट है। फैमिली विजिट में इटली तब भी वीजा नहीं देता, तब भी रिफ्यूज कर देता है फैमिली विजिट में, अगर लेट से उसकी रियल ब्लड रिलेशन भी वहां पे है तो इन 29 कंट्रीज की कहानी क्या है कि ये कहानी ये अंडर एक ही टेरिटरी में आते हैं, ये ना इनकी यूनियन टेरिटरी है कि इनकी, अगर आप लेट से आपके पास इनका वीजा आप नहीं निकाल पा रहे हो, और जर्मनी का वीजा जो है बहुत अच्छा होता है, टूरिस्ट वीजा, विजिटर वीजा, स्पेशली वी टॉक अबाउट टूरिस्ट वीजा। जर्मनी जो है बहुत हम्बल है टूरिस्ट वीजा देने में, अगर उसको फाइल ठीक ठाक से मिल जाती है तो वो वीजा चाहे कम दिन का ग्रांट कर दे बट कर देता है इन प्लेस ऑफ रिफ्यूजल। तो अगर जैसे जर्मनी का वीजा आप लगा लेते हो तब भी क्लाइंट इन प्लेसेस पे जा सकता है। आई होप आपको पता होगा इन चीजों का। तो ये चीजें आपको क्यों पता होनी चाहिए, है तो वीजा का चैप्टर ये, लेकिन जब आप टिकट्स इशू करते हो तो फर्स्ट पोर्ट ऑफ एंट्री आपको ध्यान रखना पड़ता है कि अगर पासपोर्ट पे बंदे कभी भी, वो पर्सन कभी भी शायद कंट्री की तरफ ट्रेवल नहीं किया है और उसके पास वीजा जर्मनी का है, उसने जर्मन एम्बेसी को अप्रोच करके वीजा लिया है, तो आप एक बार उसको सजेस्ट जरूर करेंगे कि सर आपका जो वीजा आया हुआ है वो जर्मन काउंसलेट से आया हुआ है, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप जो है फर्स्ट पोर्ट ऑफ एंट्री जर्मनी में लीजिए। टिकट इस तरह से हम बनाएं आपकी कि आपकी एंट्री जर्मनी में आए, आप वहां पे एक दो दिन रुके और उसके बाद अपनी नेक्स्ट जर्नी की तरफ मूव करें। क्योंकि अगर बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट है और आपने उसका जर्मन का वीजा आपने करवा दिया, या जर्मन का वीजा वो लेके कहीं और से आया है, वीजा लेट से आपने किया है, जब वीजा आपने किया है तो ऐसी टिकट मत करना कि पहली एंट्री उसको इटली में दे दो। माइट भी यहां से इमिग्रेशन जो है, देखो अकॉर्डिंग टू रूल शेंगन कंट्रीज में 29 कंट्रीज में पर्सन ट्रैवल कर सकता है अगर उसके पास कोई आउट ऑफ ऑल 29 कंट्रीज में से किसी भी एक कंट्री का वीजा है। अगर मैं बोलूं मेरे पास जर्मन का वीजा है, मुझे नॉर्वे जाना है, तो मुझे नॉर्वे का वीजा फिर से नहीं लेना है। अगर मैं विद इन द वैलिडिटी ऑफ जर्मन वीजा के अंदर मैं ट्रैवल कर रही हूँ तो मेरे को नॉर्वे, पोलैंड, बेल्जियम, इटली, स्पेन, फ्रांस, जो और भी जो अलग टोटल 29 कंट्रीज है उनमें जाने के लिए कभी भी कोई मना नहीं करेगा, कोई भी इमिग्रेशन मना नहीं करेगी। लेकिन थोड़ा सा दिल्ली इमिग्रेशन की प्रॉब्लम ये है कि वो थोड़ा केसेस को डाउटफुल लेते हैं, तो उनको ये ना लगे कि जर्मन का वीजा जर्मन काउंसलेट से किया तो ऑब्वियस है जब फाइलिंग होती है
तो वहां पे जर्मन का स्टे दिखाया हुआ है, इसीलिए जर्मन एम्बेसी को अप्रोच कर सकते हो आप। ऐसा नहीं है कि फाइल में आपने दिखा दिया इटली और स्पेन का हॉलीडे पैकेज और आप जर्मन एम्बेसी को अप्रोच कर रहे हो। मतलब वो फिर वीजा का बहुत डिटेल में टॉपिक चला जाता है, फिर आपको लगेगा नहीं कि मैं आपको एयर टिकटिंग की क्लास करवा रही हूँ, आपको लगेगा कि मैं वीजा की क्लास ले रही हूँ। लेकिन जस्ट आपको आउटलाइन से मेरा बताना फर्ज है, क्योंकि आपने टिकट्स करनी है। तो इसीलिए जब आप टिकट करो शेंगन कंट्रीज की, तो ऑब्वियस है कि अगर आप उसका देखो कि फ्रेश पासपोर्ट है, उसने जर्मन एम्बेसी से वीजा लिया हुआ है, अगर उसके पास शेंगन कंट्रीज के नंबर ऑफ वीजा पहले लगे हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको दिल्ली इमिग्रेशन भी नहीं पूछेगा, क्योंकि पता है कि पर्सन कीप ऑन ट्रैवलिंग और टाइम पे वापस भी आ रहा है वो। इमिग्रेशन को डाउट कब होता है कि उनको लगता है कि शायद वीजा लेकर वहां पे उस कंट्री में जाकर वापस नहीं आएगा, तो वो मतलब थोड़े से क्वेश्चंस जो है कई बार नॉनसेंस क्वेश्चंस भी पुटअप कर लेते हैं। तो उनमें से एक नॉनसेंस क्वेश्चन ये भी है कि जर्मन का आपने वीजा लिया और आप पहली एंट्री इटली में ले रहे हो, अकॉर्डिंग टू रूल तो अलाउ है, लेकिन पर्सन इतनी बात समझा नहीं पाएगा जो पहली बार जा रहा है, राइट। जी। तो इसीलिए आपने, ताकि उसका एक जो है इमिग्रेशन जो उसकी वहां पे स्मूथ हो जाए, आप पर्पसली टिकट ऐसी बनाओगे कि जर्मन एम्बेसी से वीजा लिया हुआ है, तो आप दिल्ली टू पहले उसको फ्रैंकफर्ट में स्टे दोगे। चाहे अगर आपने वीजा लेते हुए आपने 5 डेज का स्टे दिखाया हो, ठीक है, कोई बात नहीं, अब 2 दिन का स्टे दे दो। अगर वो कह रहा है कि मेरी एंड डेस्टिनेशन तो इटली है, मेरे को इटली में जाके गायब होना है, कुछ भी करना है, वट एवर, है ना, जी। तो उसको बोलो कि भैया 2 दिन शांत रहे, फ्रैंकफर्ट में होटल लेके घूम, और उसके बाद फिर फ्रैंकफर्ट से उसकी फ्लाइट कर दो इटली के लिए। तब आगे चाहे उसको इटली करो, स्पेन करो, फ्रांस करो, जो भी है, फर्स्ट पोर्ट ऑफ एंट्री ऐसे केसेस में वहीं की दिखाओ जहां से, जिस काउंसलेट से आपने फाइलिंग सबमिट करके वीजा लिया है उसके लिए। तो समझ में आया यहां तक, या शुड आई रिपीट एनीथिंग फॉर यू? जी मैम। शुड आई रिपीट एनीथिंग फॉर यू? कोई टॉपिक आपको रह गया हो जिसमें कि अभी आपको डाउट रह गया है, तो मुझे बताओ। एक स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। डमी मोड समझ में आ गया बनाना? जी मैम बिल्कुल। उसके लिए ड्राफ्टिंग लेनी आ गई, कैसे आपने मेल ड्राफ्ट करनी है क्लाइंट को। जी मैम। एके से एनओ नहीं होना चाहिए, नहीं तो अनकंफर्म्ड आता है लिखा हुआ, वो समझ में आ गया। जी मैम। फास्ट प्रोसेस में पिनर बनाना आ गया। जी। उसके लिए तीन कमांड्स पहले कर दो और बाद में सीट उठाओ, ओके मैम। राइट। जी। शेनगन स्टेट्स की कहानी समझ में आ गई कि टोटल 29 कंट्रीज में से आपके पास किसी भी एक कंट्री का वीजा है, तो आप उस वीजा की वैलिडिटी के अंदर किसी भी और कंट्री में किसी भी का मतलब है टोटल आउट ऑफ 29 कंट्रीज में से यू कैन ट्रेवल एनी ऑफ द कंट्रीज, एनी ऑफ 2 3 4 5 कंट्रीज, जी मैम। प्रोवाइडेडली आपका वीजा अगर सिंगल एंट्री है तो आप उस कंट्री से बाहर नहीं होने चाहिए, जो ये 29 का ग्रुप है। जैसे कि अभी साइप्रस जो है, साइप्रस साइप्रस है, और भी काफी यूरोपियन कंट्रीज हैं, आपका अल्बानिया है, ALBANIA, ये सब कंट्रीज आपकी शेनेगन में नहीं आती हैं। आपका टर्की है, ये भी शेनेगन में नहीं आता। बाकू है, बाकू सुना है नाम कभी? अजरबैजान, जी मैम। बाकू, अजरबैजान, BAKU, बाकू, ये आता यूरोप में है, लेकिन ये शेनेगन का पार्ट नहीं है। तो अगर कोई आपको यूरोप बोल रहा है और कोई शेनेगन बोल रहा है, तो वो भी बहुत उसमें डिफरेंस आ सकता है, क्योंकि टर्की भी एक तरह से 80% टर्की का पार्ट यूरोप में आता है, 20% उसका एशियन में आता है। तो अल्बानिया है, वो यूरोप में है, लेकिन दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ शेंगन कंट्रीज। अल्बानिया का वीजा ऑन अराइवल होता है। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि, अब जैसे साइप्रस है, साइप्रस शेंगन का पार्ट नहीं है। अगर आपका क्लाइंट घूमते घूमते, या टर्की है, टर्की इज ऑल्सो नॉट अ
टर्की इज नॉट अ पार्ट ऑफ शेंगन कंट्रीज। आप ना गूगल पे अपनी नॉलेज को एनहांस करने के लिए देख सकते हो कि 29 शेंगन कंट्रीज लिस्ट में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। आपके पास 27 से 29 कंट्रीज की लिस्ट आ जाएगी। कई बार आपको 27 दिखाता है क्योंकि दो कंट्रीज अभी ऐड हुई हैं, एक रोमानिया एक क्रोशिया, ये रिसेंटली ऐड हुई हैं, राइट। तो जी मैम। अगर हम घूमते घूमते शेंगन कंट्रीज से ग्रुप में, लेट्स से मेरा प्लान था पैकेज का कि मुझे नॉर्वे जाना है, मुझे इटली जाना है, मुझे स्पेन जाना है। आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताते हैं कि जहाँ पे कई बार कुछ मिस्टेक भी हो सकती है और ऐसी मिस्टेक हो सकती है पूरा ट्रिप खराब हो सकता है। लेट्स से मेरा हुआ कि मैंने नॉर्वे, इटली और स्पेन का मैंने यूरोप का शेंगन का पैकेज बना लिया। अब मेरी को मन किया टर्की घूमने का कि मैं टर्की भी यहां से घूम लेता हूँ, ठीक है। जी तो मैं टर्की का वीजा लिया और मैं नॉर्वे से ही आउट हो गया टर्की के लिए। मुझे लगा कि बाकी इटली और स्पेन बाद में कर लेंगे। अब जब मैं आउट हो गया, अब मुझे टर्की में 3-4 दिन घूम आया और उसके बाद मुझे वापस इटली और स्पेन आना था क्योंकि मेरी फ्लाइट वापस की मेरी स्पेन से बुक थी। वापसी की मेरी फ्लाइट स्पेन से इंडिया बैक बुक थी दिल्ली के लिए। जी अब जब मैं जो ये शेंगन कंट्रीज की टेरिटरीज है, इन टेरिटरीज से जब मैं आउट हो गया, उस कंट्री में चला गया जहां पे टर्की में चला गया जो कि इस शेंगन कंट्रीज की टेरिटरी का पार्ट नहीं है। तो और मेरे पास वीजा है सिंगल एंट्री। जी शेंगन कंट्रीज की टेरिटरीज में से मेरे पास सिंगल एंट्री वीजा है। अब मैं जी मेरा तो हो गया प्रोफाइल खत्म, वीजा हो गया मेरा खत्म, क्योंकि मैं हो गया इन कंट्री से आउट। और आउट होके मैं ऐसे कंट्री में चला गया जो कि शेंगन कंट्री का पार्ट नहीं था, विच वॉज टर्की। तो मेरे को री एंटर होने के लिए या तो मेरे पास सिंगल एंट्री की बजाय डबल एंट्री वीजा होना चाहिए था, या मल्टीपल एंट्री वीजा होना चाहिए था। अगर सिंगल एंट्री वीजा है तो आप उस क्लाइंट को जब आप रूट भी बनाएंगे, उसका फ्लाइट रूट भी बनाएंगे, तो वो इन कंट्रीज की टेरिटरी से आउट नहीं होना चाहिए अगर वीजा सिंगल एंट्री मिला हुआ है तो। आप ओके मैम। अगर ये आपको लग रहा है कि वीजा का पार्ट है ना, जी बट बट ये आपको टिकट्स में ये आपको यूज होगा जब आप टिकट्स करोगे। अगर आप टिकट करते समय आपको वीजा की ये सब चीजें आपको नहीं शेयर मैं करूंगी, तो आप हो सकता है कि टिकट गलत इशू कर दें। तो जब भी आपने टिकट इशू करनी है ऐसी शेंगन कंट्रीज की, यूरोप के पैकेज की, वीजा देखो कौन सा है। ऑलमोस्ट क्लाइंट जब फ्रेश पासपोर्ट पे ट्रैवल करने के लिए वीजा लेते हैं, सिंगल एंट्री वीजा मांगा जाता है जी ऑलमोस्ट, क्योंकि मल्टीपल एंट्रीज के लिए रीजन भी देना पड़ता है। या तो फाइल आपने इतने डिसेंट वे से फाइलिंग की हो कि आप उसमें प्रॉपरली फिर टर्की का ट्रिप भी दिखा रहे हो, तो और इस बात को जी कवर लेटर में आप एक डिसेंट वे में मेंशन कर रहे हो, फॉर्मल वे में। अब फाइलिंग अगर सिंगल एंट्री के ऊपर हुई है तो कोई भी शेंगन एम्बेसी जो है वो फिर मल्टीपल एंट्री वीजा नहीं देती, सिंगल ही वीजा देती है। और अगर हम मल्टीपल एंट्री वीजा मांग भी रहे हैं ना, हमने मेंशन कर दिया फॉर्म में, और लेकिन हम उस रीजन को जस्टिफाई नहीं कर पाए, तो या तो वीजा रिफ्यूज होता है या फिर सिंगल एंट्री वीजा वो प्रोवाइड कर देते हैं। तो जब भी आपने टिकट हैंडल करनी है, राइट, अगर आप वीजा खुद से कर रहे हो तो ऑब्वियस तब आप ध्यान रखोगे कि वीजा कौन सा है। वीजा आपने नहीं किया तब भी कोई बात नहीं, आप उसको टिकट की सर्विस भी दोगे, उसमें भी आपको वीजा देखना, आपको एक बनता है एक बार आपका वीजा चेक करना। जी दिस दैट इज अ वन ऑफ द मैंडेटरी स्टेप। ठीक है, जी मैम। तो आज के लिए इतना ही करें, बहुत है। यस मैम। जी मैम। ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। और सैटरडे तक क्लास कंटिन्यू कीजिए, सैटरडे को ये सारा आपका प्रैक्टिकल होगा, तो सैटरडे को सभी अवेलेबल रहे।
सैटरडे को हमने कुछ नया नहीं कराना, जितना हो रहा है उसका सबका प्रैक्टिकल होगा। ठीक है मैम। ठीक है जी, थैंक यू। ओके मैम।